हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपने देखेंगे अगले टॉपिक को। तो जैसा कि ये एंसेंट इंडिया का प्लेलिस्ट चलते आ रहा है, तो 6 लेक्चर हो चुकी हैं और ये 7वां लेक्चर होगा। तो ये वैदिक काल का सेकंड पार्ट है। तो वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है, तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। आर्य कहाँ से आए थे और आर्यों से रिलेटेड किसने मतलब क्या क्या बोला है कि कहाँ से आए थे, और आर्यों के बारे में बेसिक चीजें की जानकारी एक पेज में हमने देख लिया है। और बाकी मैं ये सब भी चीजें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का कंपेयर कर दिया हूँ, उनकी राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति मतलब और आर्थिक स्थिति, क्योंकि मेनली इसी सब चीज़ों को देखा जाता है। तो जो आज आप देखते हैं कि राजनीति हमारी है, तो हमारा पॉलिटी वगैरह होता है, हमारा राजनीतिक व्यवस्था कैसे है, तो प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी मंत्री परिषद है, फिर स्टेट में अपना अपना शासन है, तो स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो उस टाइम का भी ऐसे ही हमें देखना होता है कि आखिर में उस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। आज जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, प्राइवेटाइजेशन है, हर एक जगह से व्यापार होता है, बैंकिंग क्षेत्र है, टैक्स कैसे वसूला जाता है, तो वो सब चीजें उस टाइम भी थी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस मैनर में थी। कुछ जो टैक्स का नाम था अलग होगा, वहाँ पे बैंकिंग कुछ अलग तरह के होंगी, लेकिन हर एक चीजें होंगी। तो आज जैसे आप करेंसी देखते हैं मनी, वो मनी सिस्टम या फिर करेंसी उस टाइम भी होंगी। तो अब मान लीजिए स्टडी करने का यही बेस्ट वे होता है कि आखिर में उन सब चीजों, जो भी डायनेस्टी आए, चाहे जो भी काल आया, जो भी साम्राज्य आया, उसके बारे में आप फैक्चुअल चीजें लेके, वो तो एग्जाम के लिए ठीक है, लेकिन नॉलेज मेनली गेन होगा आपको जब ये सब चीजें जानेंगे। पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमिकल व्यवस्था कैसी थी, और जब आप बड़े एग्जाम भी देंगे तो उसमें मेंस में सीधे क्वेश्चन आता है कि कंपेयर करने को दे देगा, या फिर बोलेगा उस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था और इस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर है, उस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि उस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो मेंस में ये नहीं पूछ देगा कि ऋग्वेद में क्या क्या चीजें दी गई हैं ये बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस वजह से आपके पढ़ने का भी तरीका बिल्कुल वैसे होना चाहिए जैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पीटी या फिर वन लाइनर एग्जाम के लिए भी ये सब एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एक जगह पे, ये आप देख सकते हैं। तो मेंस का भी क्वेश्चन बनना चाहिए और बिल्कुल लिखा होना चाहिए हर एक चीज़, क्योंकि जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो आपको बार बार उस वीडियो की या फिर उस टीचर की ज़रूरत ना पड़े। इस वजह से ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए, तो ऐसे होनी चाहिए, तब आप जाके कर पाएंगे। तो ये सब सामाजिक और आर्थिक संरचना हम देख चुके हैं, धर्म वगैरह इनका कंपेयर करके। तो अब हम इसमें देखेंगे जो वैदिक साहित्य से रिलेटेड वेद मतलब है, और जो बुक वगैरह है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो ये हम देख लेंगे, वैदिक साहित्य बोला जाता है इनको। तो इसमें हम वेद के बारे में देखेंगे, कौन कौन से वेद हैं। और पहले आप जान लीजिए कि वेदों के जो संकलन करता थे वो देवपायन वेद व्यास थे। महर्षि कृष्ण भी इनको बोला जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि वेदों के संकलन करता वेद व्यास थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में आते रहता है। तो वो हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं डाल देता हूँ जो कि एग्जाम में आते रहता है। और पहला हम देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद में क्या क्या है। तो वेद मतलब कि आर्य जब आए तभी वेद की रचना हुई है, इसी वजह से इसको वैदिक काल भी बोला जाता है। इसी टाइप जो आज आप हिंदू रिलेटेड से चीज़ें देखते हैं, तो ये सब चीज़ों का वहीं से प्रचलन शुरू होता है मेनली, तो ये माना जाता है। और क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, मतलब क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, एक ये बुक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो जैसे कि आप आज कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ही बताई जाती हैं, वही चीज़ें इसमें भी लिखी गई हैं। और ये 10 मंडल 228 सूक्त में विभक्त है। और वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहा जाता है, ये आप जान लीजिए। अब मंडल मतलब होता है कि आप आज के संदर्भ में आप चैप्टर समझ सकते हैं कि ये चैप्टर में विभक्त है। और इनको जो वेद के ऋचाओं को पढ़ते हैं उनको होत कहा जाता है, उस ऋषि को। और ये समझ लीजिए कि इसके रचयिता विश्वामित्र हैं, जो ऋग्वेद के रचयिता हैं, तो ये विश्वामित्र हैं। और अब मंडल के बारे में हम देख लेते हैं कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसी में गायत्री मंत्र है जो आप आज पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, तो सूर्य देवता को ये समर्पित है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो ये सब फैक्चुअल चीजें हैं। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया, मतलब कि हाथ से लिखा गया है, तो उन ऋचाओं को खील कहा गया है।
और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, इसमें 4 वर्ण का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। पुरुष सूक्त है उसमें मतलब कि ब्रह्मा के, इसको माना जाता है कि ब्रह्मा के से ये उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा के ये लोग जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा के क्रम भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, इसमें ये माना गया है। और इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है ऋग्वेद में, ये आप जान लीजिए। और 7वें मंडल में दशराज युद्ध पारुसरनी आज का रावी नदी के तट पे लड़ा गया था सुदास एवं 10 जनों में, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। तो ये जो सुदास थे तो ये 10 जनों के संग से लड़े थे, मतलब कि 10 राजाओं के संग से, तो छोटे छोटे कबीलियाई मिलके, और इसी वजह से ये जीतने पे युद्ध इनको ये मतलब कि जो आर्य पे इनका नाम हुआ, क्योंकि ये जो थे ये यहाँ के मूल निवासी थे। तो इन 10 जनों के संग को इन्होंने हराया था सुदास ने, इस वजह से इनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। और ऋग्वेद है ये संस्कृत में लिखा गया, लिपि ब्राह्मी है। और वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त छंद। तो ये जो वेदांग है तो आज का आप ये समझ ले सकते हैं कि ये व्याकरण है। व्याकरण मतलब कि ग्रामर। तो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए जैसे ग्रामर की आवश्यकता होती है, वैसे ही वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बहुत से डिफिकल्ट वर्ड दे रखे हैं, तो उसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। और अब हम देख लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में है यज्ञ एवं कर्म कांडों का संकलन है ये, और यह जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, मतलब कि कहानी में भी और कविता में भी, ऐसा आप समझ सकते हैं कि इस तरह ये लिखा गया है। और ये यज्ञ से संबंधित विधि विधान इसमें बताया गया है, यज्ञ कैसे होगा, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। और अगला है तीसरा सामवेद। सामवेद संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है इसमें, और भारतीय संगीत का जनक भी इसको माना जाता है। और यहीं से जो आप 7 सुर देखते हैं, सारे गामा, ये सब चीजें यहीं से आई है। अधिकांशतः ऋग्वैदिक मंत्रों का गायन शैली इसी में प्रस्तुत हुआ है। और अगला हम देख लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्व ऋषि द्वारा रचा गया है इसको, मतलब अथर्व ऋषि द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसमें है कि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण आदि ये सब चीजें इसमें दी गई हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना से रिलेटेड चीजें यहाँ पे बताई गई हैं अथर्ववेद में। और कन्याओं के जन्म की निंदा करता है ये अथर्ववेद जो है, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो ये सब जो ऋग्वेद का मतलब माना जाता है कि इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, और ये बाकी की उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से भी लड़कियों की या फिर स्त्रियों की स्थिति गिरने का ये भी एक चीज यहाँ से पॉइंट आपका बनता है। और इसी में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये जो चीजें थी सभा समिति, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी उस टाइम। इसमें मतलब कि काउंसिल जैसा समझ लीजिए, मंत्री परिषद जैसा, इसमें सारे लोग मिलके फिर राजा को कंट्रोल करते थे। तो इस वजह से इसको प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में इसको बताया गया है। और ये सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। तो ये वेद अपने इतने देख लिए। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। तो उपनिषद के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये सब ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ इसको। तो वैदिक काल के अंत में इसकी रचना हुई, और वेदांत भी कहा जाता है इसको, मतलब कि वेदों के ग्रंथ है ये। और इसका अर्थ होता है उपनिषद, मतलब कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ये इसका मतलब होता है। तो जंगलों में लोग गुरु के समीप बैठ के शिक्षा लेते थे, उसी को उपनिषद कहा गया है। और 108 हैं और 12 को प्रमाणित किया गया है, मतलब कि 108 तो हैं लेकिन अभी तक 12 को ही प्रमाणित किया गया है, बाकियों का भी पता चला नहीं है। और विषय जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा, मोक्ष आदि के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहले ज्ञानी मतलब फिलोसफी टाइप आप समझ सकते थे, तो लोगों के पास ज्ञान होता था, वो सब चीज़ें देते थे और उसी को लिखा जाता था। फिर या तो उसी टाइम लिखा जाता था, या फिर उनके चले जाने के बाद भी उनके जो अनुयायी या फिर मानने वाले लोग थे, या फिर जो सुने होंगे, वो लोग लिखते थे उसको। और ये है अगला आरण्य साहित्य। पन्नों में रचना के कारण इसको आरण्य साहित्य बोला है। और कर्म कांडों की तुलना में ज्ञान का महत्व इसमें ज्यादा दिया गया है, ये आप समझ लें यहाँ पे। और ब्राह्मण ग्रंथ है एक, कर्मवाद की रचना है इसमें, ऐतरेय और कौशिकी द्वारा इसकी रचना हुई है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज थे कि जो आपको एग्जाम में काम करेंगे, और ये बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं जो आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अब हम थोड़ा इसमें शासन प्रशासन देख लेते हैं, मतलब कि उस टाइम के
ऑफिसर वगैरह जो थे उनका क्या और कैसे था, ये सब चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि अब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों को मिला के यहाँ पे बताया जाएगा आपको। तो पहला है इसमें कि गृह और कुल, ये सबसे छोटी इकाई थी इसमें, और उसके बाद होता था ग्राम। गृह और कुल को मिला के ग्राम बनता था, और बहुत सारे मतलब कि ग्राम जैसे मिला के विश्व बनते थे, और विश्व बहुत सारे मिलके जन बनते थे, और यही जन या फिर कबीला बोला जाता था। तो अब इसके हम अधिकारी को देखेंगे। तो गृह और कुल का अधिकारी होता था कुलप या कुलपति, इसको बोला जाता था। ये परिवार का मुखिया भी होता था। और ग्राम स्तर के अधिकारी को ग्रामनी बोला जाता था, और विश्व स्तर के अधिकारी जो होते थे तो वो विश्वपति कहलाते थे, और जन या फिर कबीले का राजा या फिर गोपा बोला जाता था। तो ये आप समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर था। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि पहले देश स्तर पे पीएम होते हैं, और उसके बाद सीएम होते हैं स्टेट स्तर पे। उसके बाद आप नीचे जाइएगा तो जिला स्तर पे डीएम होते हैं, और जब मंडल स्तर पे भी जाइएगा तो वहाँ पे एसडीएम वगैरह काम करते रहते हैं। तो वो सब छोटी छोटी इकाई में बांटा गया है। तो आज भी वो चीजें चलती हैं, लेकिन नाम दूसरा है। उसी टाइप की चीजें उस टाइम भी चलती थी। तो अब हम देख लेते हैं दर्शन। दर्शन और उसके प्रवर्तक मतलब कौन उसको लिखा था। तो दर्शन मतलब समझ लीजिए ये एक बुक है, दर्शन शास्त्र बोला जाता है। दर्शन शास्त्र अभी तो पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये जो दर्शन है वो फिलोसफी है, मतलब कि ये बुक है, और उसके लेखक कौन है और उससे संबंधित चाहे कौन है, ये इसमें हम देखेंगे। तो पहला है कि चार्वाक, और इसके प्रवर्तक जो हैं वो चार्वाक ही हैं। और योग के पतंजलि, तो आप पतंजलि का बहुत सुनते भी होंगे। तो योग पतंजलि से ही उस टाइम से संबंधित है, और इसको आज जो रामदेव बाबा हैं तो उन्होंने इसको प्रचलन में लाया है। योग को पतंजलि नाम से उनका जो प्रोडक्ट भी निकलता है वो आप देख सकते हैं इसमें। और सांख्य है, इसके प्रवर्तक कपिल है। और न्याय के गौतमी, और पूर्व मीमांसा को जैमिनी बोला जाता है, मतलब जैमिनी प्रवर्तक हैं इसके, जैमिनी प्रवर्तक हैं इसके। और उत्तर मीमांसा के हैं बदरायन, और वैश्विक के हैं कनाद या उलुम। तो ये फैक्ट है जिसे आप याद रख सकते हैं। और इसमें हम आगे देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक नदियाँ और इसके हम प्राचीन नाम को देखेंगे, और जो अभी नाम है उसको हम जानेंगे कि आधुनिक में उस नदी का नाम अभी जो है, उसका जो ऋग्वैदिक काल में नदियाँ थी वो अभी उसका क्या नाम है वर्तमान में, मतलब वो हमें देखना है अभी क्या नाम है उसका। तो पहला है क्रूब, इसे कुर्रम हम बोलते हैं, और ये अफगानिस्तान में है। और कुब्बा जिसे काबुल बोला जाता है, और ये भी अफगानिस्तान में है। और बितस्ता जिसे झेलम बोला जाता है, अब तो बितस्ता को झेलम बोला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। और आस्कनी को चिनाब बोला जाता है, और परुसरानी को रावी, और सतुद्री को सतलज बोला जाता है अभी, और बिपाशा को ब्यास बोला जाता है अभी। तो इन सब नदियों को अभी ये बोला जाता है। और सदा नीरा गंडक अभी कहलाती है। और बिहार का शोक भी गंडक नदी को बोला जाता है, तो इसी से बिहार में अधिकतर बाढ़ आती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सदा नीरा उसको बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। और दृश्यधती को घग्गर बोला जाता है। तो ये कुछ प्राचीन नदियाँ थी जो अभी इन नामों से जानी जाती हैं। तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो आगे अब हम देख लेते हैं कि त्रि इसमें बोला जाता है, 3 वेद को मिला के त्रि बोला जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के। और जो अथर्ववेद है तो ये उसके बाद में रचा गया था, तो करीब 700-800 साल बाद में इसकी रचना हुई है। तो इस वजह से इसको त्रय में नहीं शामिल किया जाता है। तो त्रय में बस ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और नचिकेता आख्यान का उल्लेख कंठोपनिषद में है। तो नचिकेता आख्यान जो है उनका उल्लेख कंठोपनिषद में है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है। तो जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी को किया गया है, और इसे हिरण्यनी कहा जाता है, सिंधु नदी को। और सरस्वती ऋग्वेद में आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, इसे नदीत्मा भी कहा जाता है। तो जो सबसे पवित्र नदी थी तो वो सरस्वती थी। सरस्वती जो नदी है तो इसको अब लुप्त माना जाता है, तो ये अब भी लुप्त हो गई है। तो हमें इसी ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख है, इसी वजह से हम मानते हैं कि सरस्वती नदी थी जो कि अब लुप्त हो गई है। तो हमें इसी ऋग्वेद से पता चलता है कि उस इलाके में सरस्वती भी नदी थी। और सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, और इसे हिरण्य भी कहा जाता है। तो ये भी आप समझ लीजिए उसमें कहा गया है इसको। और बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि क्वेश्चन आते हैं सीधे एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है आपके लिए। पहले जो निष्क शब्द है वो सोने के लिए उपयोग किया गया है, सोने के हार के लिए, और बाद में सिक्के के लिए निष्क शब्द का भी उपयोग किया गया है। तो ये भी अब फैक्ट है कि याद रखिएगा। और बोगज गोई से प्राप्त अभिलेखों से
वैदिक देवताओं एवं देवियों नामोल्लेख प्राप्त होते हैं हमें। तो वेगज गोई से मतलब प्राप्त अभिलेख है। अभिलेख मतलब होता है पत्थर पे लिखवाया जाता था बातों को, तो ये इसे अभिलेख बोला जाता है। तो ये अभिलेख जो मिले हैं, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, ये सब चीजें हम बात करेंगे जब हम मौर्य साम्राज्य को देखेंगे, तो उसमें बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको बताया जाएगा ये सब चीजें। तो यहाँ से इन लोगों का नाम का उल्लेख मिलता है, देवी देवताओं को, ऋग्वैदिक काल के जो देवी देवताएं थी इन्हें वैदिक काल के देवी देवताओं को। और यह 1400 में एशिया माइनर से इंद्र, वरुण, मित्र तथा नात्स्य इसे वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। तो इन सब देवताओं का नाम मिलता है 1400 ईस्वी पूर्व में। तो करीब 1500 ईस्वी पूर्व में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इससे ये भी पता चलता है कि ये लोग ईरान से होकर यहाँ पे भारत में आए होंगे, आर्य जो थे। तो ये वैदिक आर्य का बात किया गया है यहाँ पे। और आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार का पता शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि ये पूर्व तरफ भी विस्तार किए थे। तो जब लोहे का खोज हो गया तब ये जाके उधर यूपी और बिहार साइड में बढ़ने लगे। जंगल क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा थी, तो ये जंगलों को काट के लौह से और उसके बाद उधर बढ़ने लगे। और इसका जो उल्लेख मिलता है हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है इसका उल्लेख। और पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि प्लस उनके पुत्र अग्रसवा ने किया था। और इससे भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। तो अब जो ये पुराण है, तो पुराणों की संख्या 18 है और इसे लोमहर्ष प्लस उनके पुत्र जो अग्रसवा थे उन्होंने किया है। और इसमें है कि भविष्य में जो कलयुग आएगा उसमें राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। और सबसे जो पुराना है वो मत्स्य पुराण है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखा गया है और महाभारत का एक ये भाग है। तो भगवत गीता जो कि कृष्ण जी अर्जुन को सुनाते भी है जब युद्ध होता है, तो वही भगवत गीता की यहाँ पे बात हो रही है। और सत्य में जाते मुंड कोपनिषद से लिया गया है, मतलब सत्य की ही विजय होती है बाद में। तो ये बहुत ही प्रचलन है, हमारे सरकार द्वारा अभी भी इसको उपयोग में किया जाता है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इतने चीजों को हमने देख लिया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता, इसके बारे में हम थोड़ा कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयर से मेनली क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपीएससी में। तो क्वेश्चन मान लीजिए कि बिल्कुल कंपेयर से क्वेश्चन आने ही आने। तो जहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इस वजह से आपको कंपेयर करना हर एक टॉपिक का काफी जरूरी हो जाता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि मैं हर एक टॉपिक के बाद कंपेयर जरूर करता हूँ। और जो सामाजिक या फिर आर्थिक जो भी संरचना वगैरह ये हैं वो आपकी बिल्कुल कंपेयर होनी चाहिए कि इसके बाद ये संरचनाएं में चेंज हुई। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले। तो अब हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में, और इसको हम देखेंगे। तो ये इसमें समानता है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये भी कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता था, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। और इसके पहले जो थी वो ताम्रपाषाणिक काल था, जिसे हम चैलोलिथिक पीरियड बोलते हैं। मतलब उसमें तांबे का प्रयोग करता था जो मनुष्य है। तो मनुष्य उसके बाद तो तांबा काफी लचीला होता है, तो इस वजह से तांबा और टीन को मिला के कांस्य युगीन मतलब कांसा बनाया गया, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। और जो ये कांसा होता है तो ये तांबा से कठोर होता है, तो ये हुआ। और इसके बाद जो हुआ लौह युगीन सभ्यता हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल को हम लौह युगीन सभ्यता बोलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल तो थी कांस्य युगीन, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल होगी तो वो लौह युग हो जाती है। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा उसको भी। और काल जो थी वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व थी। तो अभी आप अगर जोड़ेंगे 2000 ईसा पूर्व, तो अभी आप लगभग 4500 से 5000 साल मान सकते हैं इसके काल को। और ये थी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और इसके बाद 1000 से 6 तक उत्तर वैदिक काल थी। तो उत्तर वैदिक काल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी में भी। तो ये करीब आज मानिएगा 2000 साल और उस समय 15 साल। तो इसको जब ऐड करिएगा तो ये करीब 3500 साल पहले लगभग ये सभ्यता थी, ऋग्वैदिक सभ्यता। और अगला हम देख लेते हैं कि सभ्यता ये नगरीय थी सिंधु घाटी सभ्यता, और ये थी ग्रामीण सभ्यता। तो उत्तर वैदिक काल भी ग्रामीण सभ्यता ही थी। तो ये नगरों के विशेषता के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का इतना नाम या फिर इतनी महत्वता दी जाती है, क्योंकि उस टाइम उतने तम नगर वगैरह थे कि आज भी इतिहासकारों को आश्चर्य होता है कि इतनी मतलब विकसित सभ्यता उस टाइम में थी, आज से 5000 साल पहले। और जो ऋग्वैदिक काल था तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसमें एक ये भी डिलेमा दिखता है कि पहले नगरीय सभ्यता आई, बाद में ग्रामीण सभ्यता आई। क्योंकि आप मोस्टली देखेंगे कि पहले गांव से धीरे धीरे शहर में इंटीग्रेशन होता है या फिर चेंज होता है।
वो सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे उल्टी दिखती है यहाँ पे चीज़ें। और यहाँ पे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे और उत्तर वैदिक कालीन लोग लोहे से परिचित थे। तो ऋग वैदिक काल में तो लोग परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग यहाँ पे लोहे से परिचित थे, लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और पांचवा है कि घोड़े से ये परिचित थे और ये भी परिचित थे। तो घोड़े का साक्ष्य मिला है यहाँ से, और यहाँ से भी जो वैदिक सभ्यता है तो यहाँ घोड़े के महत्व के कारण ही माना जाता है कि ये लोग भारतीय सभ्यता के उस टाइम के लोग, मतलब जो कबीलियाई बना रहते थे, वो लोगों को ये हरा सके और उन पे अपना प्रभुत्व कायम कर सके, ये माना जाता है। और पवित्र पशु यहाँ पे बैल थी और यहाँ पे गाय थी आर्यों के लिए। और अगला हम देख लेते हैं कि मूर्ति पूजा से प्रचलित थे ये लोग और ये लोग प्रचलित नहीं थे। तो आप यहाँ पे मूर्ति पूजा में देखेंगे कि उर्वरता की देवी मान के एक स्त्री के मतलब कि नाभि के पास से एक पौधा निकल रहा है, तो इससे माना जाता है कि ये लोग मूर्ति पूजा से थोड़ा बहुत करते थे, उतना भी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रचलित नहीं थी, यहाँ से कोई साक्ष्य ये सब नहीं मिले। और लिंग पूजन करते थे ये लोग और ये लोग घृणा करते थे लिंग पूजन से, ये लोग घृणा करते थे। तो ये माना जाता है कि ये लोग विदेशी थे, तो विदेशियों को ये सब पसंद नहीं आता था। तो लिंग पूजन यहाँ तो होती थी, लेकिन यहाँ पे वैदिक काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में ये लोग नहीं करते थे और ये लोग घृणा करते थे ये सब चीज़ों से। और देव मंडल में आप देख लीजिए कि देवियों की प्रधानता थी यहाँ पे, मतलब कि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली हैं तो वो देवियों की मूर्तियाँ मिली हैं। और यहाँ पे देवताओं की प्रधानता थी, मतलब ज़्यादातर देवताओं की अब वस्तुएं जो मिलती हैं उसी से ये सब इतिहासकार जो होते हैं वो लिखते हैं कि अब ज़्यादा देवियों की मूर्ति मिल गई तो ये देवी प्रधान थे, और ज़्यादा देवताओं की मूर्ति मिल जाए तो ये बोलेंगे कि ये लोग ज़्यादा देवता, मतलब कि देवताओं की यहाँ पे प्रधानता थी। तो ये हुआ। और अगला हम देख लेते थे कि लेखन से ये लोग परिचित थे और ये लोग अपरिचित थे। तो ये यहाँ पे उल्टा हो गया है कि ये लोग अपरिचित थे लेखन से, लेकिन ये लोग परिचित थे, तभी तो वेद वगैरह की रचना हुई है यहाँ पे। तो ये आप समझ सकते हैं कि लेखन से ये लोग परिचित थे, लेकिन ये लोग लेखन से परिचित नहीं थे। तो ये चित्र वगैरह बना के अपनी बातों को कहते थे, या फिर जो लिपियाँ या फिर जो ताम्र पत्र पे जो चीज़ें लिखी गई हैं तो ये फोटो वोटो बनाते थे लोग। और अगला हम देख लेते हैं कि रक्षा उपकरण अपरिष्कृत एवं अल्प संख्या में। तो ज़्यादातर रक्षा उपकरण यहाँ से नहीं मिले हैं, मतलब कि ये लोग शांति प्रिय थे। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे तलवार वगैरह तो यहाँ पे कुछ ये सब चीज़ें मिली ही नहीं है यहाँ पे। और परिष्कृत एवं बहुलता में प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, क्योंकि कबीलियाई लोग खुद में लड़ते थे, ये सब गाय वगैरह को लेकर बहुत सारी युद्ध वगैरह होती थी, तो यहाँ से ये पता चलता है। और अगला हम देख लेते हैं कि राजसत्ता गणतंत्रात्मक थी, रिपब्लिक जिसे आप बोलते हैं, होने का अनुमान लगाया जाता है, मतलब कि बिल्कुल कंफर्म नहीं है लेकिन यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। और यहाँ पे तो आप जानते ही हैं कि राजतंत्रात्मक थी, मतलब कि डिक्टेटरशिप यहाँ पे थी, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ये चीज़ें यहाँ पे प्रचलित थी। लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि रिपब्लिक थी तो लोगों का चुनाव वगैरह होता था। और यहाँ पे कि सिक्कों से अपरिचित थे ये लोग और ये लोग भी अपरिचित थे, तो सिक्कों वगैरह के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। तो सिक्कों वगैरह के साक्ष्य बाद में मिलेंगे, बौद्ध धर्म के बाद जब ये सब चीज़ें होंगी और जब मगध साम्राज्य वगैरह ये होंगे, मौर्य वंश, तो यहाँ से सिक्के वगैरह के साक्ष्य मिलना शुरू होते हैं। और ये बाद में नष्ट हो गई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन ये जो सभ्यता आज भी चल रही है, तो आज भी ये सब चीज़ें देखेंगे कि माना जाता है कि वही लोग हैं आज भी दिखते हैं हमारे समाज में। और प्रमुख देवी इसमें मात्र देवी थी और देवता शिव और नाग थे इसमें, तो प्रमुख इन लोगों की इसमें पूजा वगैरह होती थी। और यहाँ पे उषा प्लस अदिति को मेन इसमें देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, ये सभी देवता मेन इसमें थे। तो ये कुछ कंपेयर था जो मैंने किया ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल भी इसमें मैंने कंपेयर कर दिया, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया। तो ये हमारा वैदिक काल का टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो ये जो जन थे ये उसके बाद जनपद बने और जनपद के बाद ये महाजनपद बन जाएंगे। और उसी के बाद ये होगा कि गंगा नदी के किनारे जो बिहार है वहाँ पे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा और उसके बाद पूरा मगध साम्राज्य पूरे भारत में फैल जाएगा। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस में टॉपिक चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद काल के बाद हो सके तो मौर्य साम्राज्य, ये मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरे जो जितने वंश मगध साम्राज्य पे चले हैं। उसके बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जितने भी शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, ये सब चीजें हम देखेंगे। क्योंकि अब सीक्वेंस तो ये है कि पहले महाजनपद काल पर आ जाता है, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तब जाके मौर्य साम्राज्य और
ये सुंग वंश, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि इसको कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे ओवरलैप्स करेंगे बातें बौद्ध धर्म, जैन धर्म की, मगध साम्राज्य से, और जितने इस पे वंश चले हैं। इस वजह से मैं इसको इधर ही कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य और जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उसको हम कंटिन्यू वहाँ पे करेंगे। तो ऐसे टॉपिक चलेगा हमारा। तो ये यहाँ पे वैदिक सभ्यता कंप्लीट होती है आपकी। और आप लोग चाहें तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, जो भी एग्जाम होती हैं उनमें हर एक में आपको हर एक क्वेश्चन बनेंगे। ओके गाइस, और आप लोग बिल्कुल इसको देखते चले और रिवाइज करते चले, तभी आप लोगों को अच्छे से ये याद हो सके तो इसको अपने हाथ से लिखे, तब जाके अधिक से अधिक चीज़ें याद आ पाएंगी और याद रहेंगी आपको, क्योंकि लिखने से ज़्यादा मेमोरी आपकी दिमाग स्टोर करती है वो चीज़ें। ओके गाइस, थैंक यू।